भारत 24 के साथ एक्सक्लूसिवली गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारत 24 पर इस एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। 100 दिन, बहुत सारा धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। वो आप 100 दिन की प्लानिंग के साथ चल रहे थे, इनफैक्ट 125 दिन की प्लानिंग के साथ चल रहे थे मोदी 3.0 में, और आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जाहिर बात है कि आपकी सरकार ने विकसित भारत का सपना देखा है। इस विकसित भारत के सपने में 100 दिन का आपका काम किस तरीके से सरकार मोदी 3.0 इसको आंकती है? देखिए, मोदी सरकार के 3 कालखंड। पहले कालखंड में जो कुछ 70 साल में नहीं हो पाया था, सामान्य मानवी जिन मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से संघर्ष कर रहा था, चाहे वो घर की हो, बिजली की हो, पानी की हो, शौचालय की हो, गैस के चूल्हे की हो, बैंक खाते की हो, सड़कों की हो, उन सब का समाधान करने की दिशा में एक ठोस रोडमैप बना करके काम हुआ और सफलतापूर्वक धरातल पर उतरा, हम सब ने देखा। दूसरे कालखंड में पहले कालखंड के अधूरे कामों को पूरा करने के साथ साथ में देश में एक नया आत्मविश्वास जागृत करते हुए देश को के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से तैयार करते हुए कि हम इस बात का दावा कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश का आह्वान करते हुए कहा कि इस अमृत काल में जो अगले 25 साल तक होगा, हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। इस तीसरे कालखंड के 100 दिन में यदि मैं कहूं तो अमृत भारत बनाने की संकल्पना के साथ में जिन नीतिगत निर्णयों को करना था, जिन विषयों को आगे बढ़ाना था, केवल 100 दिन के कालखंड में 15 लाख करोड़ रुपए के विषय पे घोषणाएं हुई है या उस पर काम प्रारंभ हुआ है। ये इस बात का परिचय है कि मोदी 3.0 में विकसित भारत बनाने की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए काम की गति कई गुना बढ़ी है और आने वाले 5 साल निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की दिशा में निर्णायक होने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 4 संवर्ग की बात की, महिला, किसान, युवा और गरीब, इस 100 दिन के कालखंड में इन चारों संवर्गों को अपने पॉलिसी प्लानिंग का केंद्र मानते हुए इन चारों संवर्गों के जीवन में सशक्तिकरण करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, इनके माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए अनेक सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। आज इसके साथ साथ जिस मंत्रालय को लेकर जिक्र हुआ उसमें आपका मंत्रालय भी शामिल रहा है, और आपका जो मंत्रालय है उसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया है, खासतौर से पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं इन 100 दिन के एजेंडे में भी शामिल रही हैं। तो अपने मंत्रालय में खासतौर पर इन 100 दिनों में किए गए कामों को आप कैसे देखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी? देखिए, दोनों मंत्रालयों के परिप्रेक्ष्य में मैं अलग अलग बात करूं। कल्चर मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सरकार के तीसरे कालखंड में हमारे पास में आई। आप कल्पना कीजिए कि सरकार बनने के महज 40 दिन में एक ऐसा इवेंट जो भारत आज तक कभी आयोजित नहीं कर पाया था, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग, उस अपॉर्चुनिटी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। क्योंकि G20 के समय में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बना दिया था, तब हम साहस कर पाए और उस मीटिंग को यहां भारत में कन्वीन किया। 165 देशों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने उस बैठक में हिस्सा लिया। 10 दिन तक वो बैठक रही। हमने उनके लिए पूरे भारत को मिनी इंडिया एक जगह उतारते हुए एग्जीबिशन क्यूरेट की। भारत की कला, भारत की संस्कृति, भारत का खान पान, भारत के कॉस्ट्यूम्स, इन सब की विविधताओं को वहां प्रदर्शित किया। दुनिया भर से आए हुए डेलीगेट्स को भारत जानने पहचानने के लिए उनको भारत भर के भ्रमण की व्यवस्थाएं की, और केवल 40 दिन के अंदर भीतर 10 दिन का इतना बड़ा आयोजन कराने में हमने सफलता तो प्राप्त की। साथ ही साथ लगातार चौथे साल भारत की एक और पुरातात्विक संपदा जो असम के चिरागांव जिले के मोइदम्स हैं, उन मोइदम्स को हमने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में, विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कराने में भी सफलता प्राप्त की। इसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पुरातात्विक संपदाएं जो चोरी से या किसी अन्य रास्ते से भारत से बाहर चली गई, उनको भारत में वापस लाने की दिशा में बहुत गति बढ़ी है।
आज़ादी से लेकर के 2014 तक जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी आसीन हुए, तब तक देश में केवल 13 इस तरह की संपत्तियां भारत तक पहुंची थी वापस, जबकि उसके बाद में यह आंकड़ा बढ़कर के 360 को पार कर चुका है। और अभी हमने दुनिया में पहला इस तरह का भारत और अमेरिका के बीच में कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया है, साइन किया, जिस कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के तहत इस तरह की एंटिक्विटीज को, इस तरह की पुरातात्विक संपदाओं को, भारत के लिए महत्वपूर्ण संपदाओं को वापस भारत में लाने का मार्ग और सुगम हो जाएगा। हम जानते हैं इन सब इलीगली गई हुई विषयों का मार्केट सबसे बड़ा पहले अमेरिका में हुआ करता। हजारों ऐसी चीजें हैं जो भारत से आज भी अमेरिका में भारत से चोरी छुपे जाकर के वहां लोगों ने संग्रहित की हैं। प्राइवेट लोगों के पास और पब्लिक म्यूजियम में अगर ऐसी चीजें वहां रखी गई हैं, उनको वापस लाने का मार्ग इससे सुगम होगा। और हम लगभग, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आने वाले 1 साल में यह आंकड़ा जो 13 से बढ़ के 360 365 हुआ है, ये दुगना इससे जरूर हो जाएगा। इसी के साथ साथ में गवर्नमेंट सरकार में हमने काम करते हुए अभी एक पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम जो सूफी संस्कृति भारत की है उसको लेकर के देश को लोकार्पित किया। हुमायूं के मकबरे के पास, हुमायूं मकबरे और सुंदर गार्डन के बीच में अंडरग्राउंड म्यूजियम हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना करके देश को डेडिकेट किया है। आप सब ने देखा हर घर तिरंगा में किस तरह का उत्साह देश में था। इस बार 5 करोड़ लोगों ने तिरंगे के साथ में अपनी सेल्फीज को अपलोड किया। कल्चर मिनिस्ट्री ने भारत की बहुआयामी संस्कृति को विश्व के पटल पर एक बार नए सिरे से और अधिक रंगमय तरीके से उद्धृत करने की दिशा में एक पूरा रोड मैप बना करके काम किया। कल्चर और टूरिज्म दोनों मिलकर के देश के पर्यटन को की संभावनाओं को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। भारत का पर्यटन उद्योग का भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो 6-6.5% होता है, इसको बढ़ा करके हम 10% से बाहर किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके लिए एक रोड मैप बनाया गया। टूरिस्ट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के दृष्टिकोण से हमने उसके लिए एक रोड मैप डिजाइन किया। टूरिज्म में काम करने वाले जो है स्किल्ड मैन पावर को और अधिक स्किल करने के लिए हमने होटल के जो हमारी चेन ऑफ होटल्स हैं उनके साथ में अपने IHMs के साथ में एक अरेंजमेंट डेवलप किया ताकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुरूप हम अपने यहाँ ट्रेनिंग दे सकें। हमने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी ऐसा एक जो है टूरिस्ट फैसिलिटेटर का एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड काडर खड़ा करने की दिशा में उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के ऊपर काम करने की व्यवस्था प्रारंभ की है। और इसके साथ साथ में हमारे ट्रैवल डेस्टिनेशंस और ज्यादा जो है वो टूरिस्ट फ्रेंडली कैसे बने, टूरिस्ट का ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस कैसे बढ़े, इसकी दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया है। और इसके साथ साथ में हम नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर सकें, इसके लिए हमने सभी राज्यों के साथ में, देश के सब राज्यों के साथ में इस 100 दिन के कालखंड में विस्तृत बैठक करके उनसे चर्चा की है, उनसे रोड मैप मांगा है और उनको कहा है कि आप रोड मैप बनाइए ताकि हम सपोर्ट करके ऐसे नए डेस्टिनेशन शेखावत साहब पिछले कुछ दिनों में काफी देखने को भी मिली है कि कैसे इसको और एनहांस और बेहतर किया जाए, टूरिस्ट फ्रेंडली अलग अलग जगह राज्यों में स्पॉट्स किए जाए, ये भी हमने देखा। लेकिन आज एक और जिस बात पर चर्चा हुई वो मणिपुर को लेकर चर्चा हुई। मणिपुर के साथ साथ चर्चा हुई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आप लोग शुरुआत से ही करते थे, तो क्या इन 100 दिन में इन 2 मुद्दों पर अलग अलग, पहले मणिपुर से शुरू कर लेते हैं फिर उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर आ जाएंगे, इनको लेकर अभी तक कैसे प्रोग्रेस सरकार ने की है? देखिए, जहां तक मणिपुर का विषय है, पिछले लगभग 1 साल से वहां पर स्थितियां जैसी होनी चाहिए वैसी ठीक नहीं हुई है, लेकिन सरकार निरंतर उस पर काम कर रही है। गृह मंत्री स्वयं वहां गए, गृह राज्य मंत्री कई दिन तक वहां रहे। सरकार की हर एजेंसी, हर महकमा इसके ऊपर पूरा राज्य सरकार के साथ मिल करके उनके साथ में निरंतर संपर्क में रह करके मणिपुर में ये हिंसा कम हो, रुके, उपद्रवियों और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, इसको लेकर के पूरी गंभीरता के साथ में काम कर रहे हैं। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का विषय है, देखिए, भारत में लगातार 5 साल तक एक केंद्र की सरकार बनकर के वापस दोबारा चुनाव में जाने तक निरंतर चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ रहती है। असेंबली इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस,
ना जो है लोकल सेल्फ इलेक्शंस, पंचायती राज इलेक्शंस, अलग अलग राज्यों के इलेक्शंस, देश में आधे समय में, देश में लगभग आधे समय देश के किसी न किसी हिस्से में इलेक्शंस के कारण से आदर्श आचार संहिता लगी होती है, जिससे काम बाधित होता है। पैसा भी बहुत खर्च होता है। एक एक इलेक्शन कराने के लिए आजकल इलेक्शन कमीशन को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। निश्चित ही ये समय की मांग और आवश्यकता है। जैसा देश ने डिजिटाइजेशन में प्रगति की है, देश की डिजिटल ताकत के आधार पर देश को वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम ले जा पाए, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी राष्ट्रीय सेवा का काम होगा। बिल्कुल। और क्योंकि चुनावों की बात हुई ही है, तो आप लोगों से चुनाव की तैयारियों पर बात ना हो, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ऐसे हो नहीं सकता है। तो जम्मू कश्मीर हरियाणा को लेकर चुनाव है, लेकिन इन दोनों चुनावों से आज हरियाणा में एक आतिशी पारी की शुरुआत हुई है। तो दिल्ली में जो आतिशी पारी की शुरुआत हुई है, उसको लेकर मैं चाहूँगी आपका एक टेक, क्योंकि दिल्ली में पॉलिटिकली बड़े बदलाव आज हुए हैं और जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी एक नए चेहरे के साथ अब सामने है। देखिए, अपने दागदार चेहरों को छुपाने के लिए एक नया चेहरा उतार करके आम आदमी पार्टी जो प्रयोग करना चाहती है, अब जब देश का लोकतंत्र 75 वर्ष का हो गया है और देश का जो है प्रत्येक मतदाता आज डिजिटल ताकत को समझता भी है, मीडिया और सोशल मीडिया की ताकत के चलते हुए सारे विषयों को गंभीरता से जानता भी है। ऐसे में ये इस तरह की का प्रयोग अपने आप को दागदार होने के बाद में किसी दूसरे चेहरे को ला करके चुनाव की वैतरणी पार करने का प्रयास, मुझे लगता है ये असफल होगा। आम आदमी पार्टी का डूबना निश्चित है। इनका बबल ब्लास्ट हो गया है, लोग हकीकत समझ गए। जो हवाई चप्पल की बात करने वाले आज शीश महल में रह रहे हैं और शीश महल में रह करके देश के संसाधनों, प्रदेश के संसाधनों को गरीबों के बजाय अपनी सुख सुविधा के लिए खर्च करने वाले लोग बन गए। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब क्योंकि आतिशी संभालेंगे जिम्मेदारी, तो अरविंद केजरीवाल हरियाणा पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे एक संयोजक होने के नाते। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी एक चुनौती के तौर पर, या खुद अरविंद केजरीवाल का मौजूद होना फुल फोकस्ड हरियाणा में बीजेपी के लिए एक चैलेंज है? अभी तो मुझे लगता नहीं है कि वो हरियाणा कब पहुंचेंगे, लेकिन स्वागत है, उनको आना चाहिए हरियाणा में। लेकिन हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका देने का मानस बना चुकी है। और जहां तक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब का प्रश्न है, जैसा मैंने कहा कि उनके चेहरे भी दागदार हैं, उनके कपड़े भी दागदार हैं, और साथ साथ में अब उन्होंने जो नैरेटिव बना करके जिस सत्ता को प्राप्त किया था, आम आदमी की छवि बना करके सत्ता को प्राप्त किया था, वैगनार गाड़ी में बैठकर घूमते हुए मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे थे, अपने ही घर में रहूंगा, सरकारी घर में नहीं जाऊंगा, ऐसा दावा करने वाले लोग जब शीश महल में रहते हैं, हवाई जहाज से पांव नीचे नहीं रखते, और जब जो है उनकी आधी से ज्यादा कैबिनेट, ईमानदारी की बात करने वालों की कैबिनेट जेल में जब मिले, तो जनता का विश्वास निश्चित ही उन्होंने खो देना है। और खोने के बाद में वो चाहे हरियाणा जाएं, चाहे पंजाब जाएं, राजस्थान जाएं या किसी अन्य प्रांत में जाएं। आप याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में गए थे, बड़े जोश खरोश के साथ में गए थे, बड़े धूम धड़ाका करके गए थे, गुजरात में गए थे, लेकिन क्या हासिल हुआ वहां? लगभग सारी सीटों पर अपनी जमानत जब्त करा करके लौट करके वापस आ गए। ऐसा का ऐसा हालात उनका जो है हरियाणा में भी होने वाला है। एक अंतिम सवाल और लूंगी आपसे शेखावत जी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी और आपकी पूरी सरकार ये कहती है कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम करके भी दिखाते हैं, तो ओडिशा में आज उस वायदे को पूरा किया चुनाव से पहले जिसका ऐलान किया गया था। मैं ये जानती हूँ कि आपकी तरफ से उनको बधाई संदेश तो चला गया होगा, लेकिन अगर भारत 24 के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को आज उनके जन्मदिन पर आप कुछ कहना चाहें, और ख़ास तौर से जिस तरीके से वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं उस पर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस और भगवान विश्वकर्मा का भी दिन आज है। आज का दिन निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में देश ने अपने महबूब नेता, अपने प्रिय नेता के जन्म दिवस को सेवा के दिवस या इससे लेकर के आगे आने वाले 15 दिन तक सेवा पखवाड़ा के लिए, फोर्टनाइट टू सर्विस, उसके रूप में मनाना प्रारंभ किया था। देश भर में लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और करोड़ों अन्य लोग, समाज में, समाज जीवन में हर विधा से जुड़े हुए लोग
इस 15 दिन के कालखंड को सेवा के सप्ताह के रूप में मनाते हैं। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप, अपनी रुचि के अनुरूप किसी न किसी तरह के सेवा कार्य से जुड़ते हैं। कोई पौधे लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई गरीबों की सेवा कर रहा है, कोई अस्पतालों में जाकर के काम कर रहा है। हर आदमी, हर संस्थान अलग अलग तरह से इसके साथ में जुड़ा है और जुटा है। अगर मैं संस्कृति मंत्रालय की बात करूं, एनजीएमए ने, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने दिल्ली में एक जो है आर्टिस्ट का वर्कशॉप किया है जी। हमारी कल्पना थी कि दिल्ली भर से लगभग 600 सीनियर जूनियर ऐसे आर्टिस्ट आएंगे जो मोदी सरकार के 10 साल के कालखंड में जो विशेष जिन चीजों पर बल दिया गया, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, क्लाइमेट चेंज, रोजगार, इन सब के विषयों पर कुछ न कुछ, स्वच्छता, इन सब के विषयों पर अपनी तरफ से वो कुछ पेंटिंग्स बना करके जो है एक संदेश दें। कलाकारों की दुनिया में भी जैसा मैंने कहा कि देश का हर आदमी जुड़ना चाहता है, देश के आर्टिस्ट जो चित्रकार हैं उनकी दुनिया में भी इस बात का इतना संदेश गया कि जहां हमने 600 लोगों की अपेक्षा की थी, वहां लगभग 2000 लोग वहां आए और अभी वो जो है सभी लोग मिलकर के किसी न किसी थीम पर, और कल तो आप सैंड आर्ट को भी देखने के लिए पहुंचे थे, कौशल का प्रदर्शन वहां कर रहे हैं। हाँ, उसमें भी आप शामिल हुए थे सर, लेकिन आपकी तरफ से बधाइयां। सैंड आर्ट कल पटनायक जी का पद्मश्री पुरस्कार सर पटनायक जी का भी सैंड आर्ट वहां पर एग्जिबिट किया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने माननीय मोदी जी भगवान प्रभु जगन्नाथ को विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद लेते हुए ऐसा उन्होंने दिखाया। चलिए, बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं सर कि मोदी 3.0 और आपके 100 डेज का जो एक्शन प्लान है, और एक बार पूरे देश के दर्शकों को दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, और आपको बहुत बहुत बधाई 100 दिन पूरे होने के लिए। और जैसा कि आप लोग कहते हैं कि 100 दिन का एक्शन प्लान, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक्सक्लूसिव भारत 24 पर इस वक्त आप सुन रहे थे।